नमस्कार। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत है। आज हमारे मित्र आरपी राय साहब नहीं है, तो फिर से आज ये मुझे मौका मिला है कि मैं हेमंत सर से बात कर सकूं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और मैं जरा उस पर विस्तार से बात इसलिए करना चाहता हूं कि वो बहुत सारी बातें आज से तय करने जा रही हैं उस फैसले के हिसाब से। लेकिन इसका एक बार थोड़ा दर्शकों को बैकग्राउंड बता दूं मैं, 1 मिनट, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। हुआ क्या कि जब से ये भाजपा सरकार आई है, उसने क्या किया है कि राज्यपालों को भी राज्य में एक सत्ता का केंद्र बना दिया है। एक एक पैरेलल गवर्नमेंट से चलने लगी है, जहां जिन उन स्टेट्स में जहां पे कि भाजपा की सरकार नहीं है और उसमें कुछ ज्यादा होनहार लोग होते हैं। धनखड़ साहब भी उस टाइप का कुछ काम करके वेस्ट बंगाल में आए थे, लेकिन आज के लिए एक और होनहार पैदा हुए हैं, वो है तमिलनाडु के गवर्नर जो आर एन रवि साहब हैं। आर एन रवि साहब केरल काडर के आईपीएस रहे हैं और ये जहां जहां भी जाते हैं ये ख्याति प्राप्त करके आते हैं। ये नागालैंड में भी इन्होंने काफी चौपट किया, वहां पे जो भी नागा समझौता था वहां पे भी उस स्थिति को और खराब किया। फिर मेघालय के गवर्नर बने, वहां पे गड़बड़ किया। अब ये फाइनली तमिलनाडु के गवर्नर हैं। इन्होंने किया क्या कि 10-12 बिल को होल्ड कर लिया, विधोल्ड कर लिया। और जो भी भाई, ये सब लोगों को पता है, कितना नागरिक शास्त्र सबने सामान्य से पढ़ा होगा कि जब भी कोई असेंबली से या लोकसभा से बिल पास होकर के जाता है तो उस पर राज्यपाल या राष्ट्रपति उसको साइन करता है। अगर उसको उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगता है तो उसको वो वापस भेजता है। लेकिन एक ये भी प्रथा है कि अगर वो दोबारा वो हाउस भेजे तो उसको साइन करना ही पड़ता है, वो एक तरीके की बाइंडिंग होती है उसके ऊपर। लेकिन इन रवि साहब ने क्या किया, रवि साहब ने उसको एक नया तरीका निकाला कि उसको रख लो, चुपचाप उसमें बैठ जाओ, बोलो ही मत। और इतना ही नहीं, वो तमाम सारे विश्वविद्यालयों के प्रोग्रामों में उन्होंने ये कहना शुरू किया कि देखिए, हमने एक नया तरीका निकाला है कि वी विदहोल्ड द बिल। हम बैठ जाते हैं, और ऐसे ऐसे नहीं, 2-2 ढाई-ढाई साल तक बैठ रहते हैं। 5 साल के लिए एक सरकार चुनी जाती है। अगर आप उस पर 10-12 सरकार के पास किए हुए बिल पर अगर आप 2-2.5 साल बैठ जाएंगे तो सरकार क्या परफॉर्म करेगी और क्या जनता में अपना हिसाब देगी। इसको लेकर के सरकार गई तमिलनाडु के हाईकोर्ट, और तमिलनाडु हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। या तो आप उस बिल्स को साइन करिए, या आप उसको वापस सरकार के पास भेजिए, या अगर आपको और कुछ लगता है इसमें पूछना है तो आप राष्ट्रपति को रेफर कर दीजिए। वो आप ऐसे विधोल्ड नहीं कर सकते। ये बात बहुत बुरी लगी हमारी इस वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान को, और उन्होंने राष्ट्रपति से एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भिजवाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि क्या आप हमारे ऐसे अधिकारों को तय कर सकते हैं, क्या आप हमारी कोई टाइमलाइन तय कर सकते हैं, क्या आप हमें ये कह सकते हैं कि हमें बिल कब साइन करना है, कब नहीं साइन करना। वो एक काफी तीखा उन्होंने प्रेसिडेंट के यहाँ से चिट्ठी गई सुप्रीम कोर्ट में उसने सुना और आज उस पर फैसला दिया है। उस फैसले की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मुझे 2-3 उसमें बातें अच्छी लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक बैलेंस्ड एक फैसला दिया है, जिसमें कि उन्होंने उस जो जो विधायिका है उसमें घुस करके उन्होंने अपने को रेस्ट्रेंट किया कि नहीं, जब भी कोई बिल कानून बन जाएगा तो आप बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू के लिए मेरे पास आ सकते हैं। राज्यपाल को हक नहीं है कि वो उस पर बैठा रहे। उसके पास 3 ही ऑप्शन है, या वो साइन करे, या वो विधहोल्ड करके वापस भेजे, या वो प्रेसिडेंट के पास बैठे। आप इनडेफिनेटली विधहोल्ड नहीं कर सकते। ये उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। लेकिन जो सत्ता के समर्थक लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। सर, मेरा सवाल यह है कि जरा हमारे दर्शकों को आप थोड़ा उसके और भी विस्तार से बताइए कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, और क्या ये विपक्ष को झटका है, या आप इसमें सिल्वर लाइनिंग देखते हैं कि नहीं, एक बार से दोबारा से राज्यपाल को उसकी औकात दिखाई गई है, उसके कर्तव्य बताए गए हैं, संविधान में क्या लिखा गया है उसको याद कराया गया है, और अब शायद राज्यपालों को ऐसा करना बहुत आसान नहीं होगा। गणेश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, हर एक चीज को देखने का हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। जो जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने जो 8 अप्रैल को जो फैसला दिया था और 11 को जो सार्वजनिक हुआ, उसमें उन्होंने क्या कह दिया था ऐसा कि जो नागवार गुजरे किसी को, उन्होंने कहा था कि 90 दिनों के अंदर गवर्नर जो है अपना फैसला करे किसी भी बिल के ऊपर। 90 दिन मेरे हिसाब से कोई कम समय नहीं होता। आपने जैसा ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल और कई राज्यपाल और भी हैं से जो इस तरह के कारनामों में लिप्त हैं किसी के इशारे पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तब क्या कह दिया था कि जबकि 90 दिन के अंदर फैसला कीजिए, और आज 5 जजों की संविधान पीठ ने ऐसी क्या क्रांति कर दी। देखिए, एक अंतर समझना पड़ेगा ज्ञानेश भाई। जब ये देश का संविधान बन रहा था, उस समय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी कि केंद्र का एक जो मनोनीत प्रतिनिधि किसी राज्य के अंदर, वो वहां की सरकार को प्रॉक्सी के तौर पर चलाने का काम करेगा किसी के इशारे पर। इसीलिए उन्होंने वो सिल्वर लाइनिंग छोड़ दी थी कि राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, अपने विवेक के अनुसार ये चीजें करेंगे।
एक उसके अंदर समय, जिसको अप्रोप्रिएट टाइमिंग इज द वर्ड विच इज यूज्ड देयर। अब साल साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल तक किसी बिल को रखे रखे रहना, और उस पर जब दोबारा विधानसभा ने पास कर दिया उसको भी लेके बैठे रहना, ये कौन सा तरीका है? तो मैं जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, माफ कीजिएगा, उससे कतई कतई सहमत नहीं हूं। और इसके बहुत सारे ठोस कारण है, हो सकता है आप मुझसे असहमत हो, असहमति का अधिकार सबको है। किसी भी चीज को जो तब सिल्वर लाइनिंग छोड़ी गई थी देश आजाद होते हुए, और उसके बाद के जो तमाम एग्जाम्पल्स तमाम अपोजिशन रूल स्टेट्स के अंदर सामने आए कि राज्यपाल किस तरह के कारनामे कर रहे हैं, खासतौर पे 2014 के बाद अपोजिशन रूल स्टेट में, उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण फैसला था जेबी पारदीवाला का, एक बहुत ही बोल्ड फैसला जिसको आप कहेंगे। 90 दिन मेरे हिसाब से कोई कम समय नहीं होता, और राज्यों के अंदर कोई इतने क्रांतिकारी कानून नहीं बन जाते हैं कि वो सेंटर के अधिकार क्षेत्र में कहीं वो कर रहे हो, अनाधिकृत चेष्टा करें या कुछ भी ऐसा। एक निर्वाचित सरकार अगर बहुमत के साथ अपने फैसले पास करके, कानून बना करके उसको लागू ना करा पाए, तो उसको शासन में रहने के अधिकार पे राज्यपाल ही चला लेना, कहां समस्या है? कर दीजिए राष्ट्रपति शासन लागू, ट्रंप की तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करिए रात को सपने में, कहां समस्या है उसके अंदर? यहां ज्ञानेश भाई थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और एक लंबे समय से आपने एक परिपाटी देखी होगी, माफ कीजिएगा, हो सकता है आप असहमत हो, कि इस देश के अंदर कुछ समय से न्याय के और फैसले का अंतर खत्म हो चुका है। एक होता है एक न्याय, और एक आप कर देते हैं फैसला। अब केवल फैसले आते हैं और न्याय नदारद हो चला है। न्याय क्या चीज होती है? कि कोई ये पूछता ना कि जो अपने रवि साहब थे, उन्होंने 2 साल तक वो क्यों लेके रखे थे, कोई कारण होगा उसका, बताइए कारण क्या है? हो जाए एक बार आग की पार। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने यही तो कहा था कि इतने दिन तक रखने का लॉजिक बता दीजिए, आप क्या बगले जागने लगे थे सारे के सारे? उसके बाद आइडियल परिस्थिति क्या होती? मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बैकग्राउंड के साथ, काफी कुछ आपने बता दिया, थोड़ा सा मैं बता देता हूं दर्शकों के लिए। बेसिकली अगर जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच का फैसला केंद्र सरकार को नागवारा गुजर रहा था, या तमिलनाडु राज्यपाल को नागवारा गुजर रहा था, तो उसका एक सिंपल तरीका था कि वो रिव्यू में आ जाते। लेकिन अगर रिव्यू में आते तो आपको पता है फिर उसी बेंच के अंदर जाता, जस्टिस पारदीवाला की बेंच में। और इनको पता था कि वहां पर जिस तरीके का बोल्ड उन्होंने स्पीकिंग ऑर्डर लिखा था उसमें क्या होगा। तो इन्होंने एक तीसरा रास्ता निकाला जिसके लिए कुख्यात है, और वो क्या था कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, राष्ट्रपति के जरिए रेफरेंस भिजवाइए, जो राष्ट्रपति का अधिकार है कि इन इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे दे। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा प्रोएक्टिवली एक मिशन मान करके कि उसने कहा कि ये बहुत ही डे टू डे उसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी हियरिंग की, बार फुटिंग पे जिस तरीके से 5 जजों की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। मेरा सवाल राम प्रकाश जी, वो अपने सॉरी ज्ञानेश जी, कुछ बेसिक सवाल है। क्या राज्यपाल को ऐसा क्या अधिकार है कि वो निर्वाचित सरकारों के बिलों को लेकर अनादिकाल तक बैठा रहे, अनंत काल तक बैठा रहे? आज कह दिया ना इन्होंने भी कि लंबे समय तक, अनंत काल तक नहीं बैठ सकते। तो फिर टाइम फ्रेम करने में क्या दिक्कत है? कोई टाइम फ्रेम कर देते, 3 नहीं 6 महीने कर देते, लेकिन करते तो उसको फिर ओपन छोड़ दिया। और उसको फिर वही चीज होगी कि अगर कोई ज्यादा वो है तो फिर हमारे पास आ जाइए। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो एक कानून बन गया था एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से कि 3 महीने में पास कीजिए, उसको आपने फिर इंडेफिनेट कर दिया। तो क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव वो नहीं, रेट्रोग्रेड वो नहीं, एक स्टेप आपने जो उठाया? क्या ऐसा लिख दिया था जस्टिस पारदीवाला ने, और उसमें क्या ऐसी चीज थी केवल और केवल किसी को खुश करने के लिए, या इसके अलावा कुछ और है? बेसिकली क्या है कि एक निर्वाचित सरकार, जैसे आपने कहा, उसने कोई कानून बनाया अपने लोगों के लिए, राज्यपाल उससे सहमत हो सकते हैं, उसको एसेंट दे सकते हैं, राज्यपाल असहमत हो सकते हैं, उसको वापस भेज सकते हैं, और तीसरा जैसे आपने कहा राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक रखने का क्या मतलब है? ये तो सीधा सीधा मतलब है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है उसकी मंशा को पूरा करना है, उस विचारधारा के साथ चिपक करके वो जो कहे वैसा करना है। टू दैट एक्सटेंट कि तमिलनाडु में तो ये भी किया कि जब असेंबली ने दोबारा पास कर दिया उसके बाद भी पास नहीं किया, जबकि वो तो बाउंडेशन है संवैधानिक, वो भी नहीं किया उसने। तो आपने जैसा कहा है, एक बात आपको जैसे बिल्कुल मुझसे हो कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक अनोखा संतुलन स्थापित करने की कोशिश की, अनोखा इज द वर्ड, स्थापित करने की कोशिश की है। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपालों पर लंबित विधायकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा नहीं थोप सकता, समय सीमा नहीं थोप सकता, लेकिन राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयकों को रोके नहीं रख सकते। स्पष्ट है कि कोई भी इस मामले में कोई भी गतिरोध पैदा नहीं करना चाहता, जबकि राज्यपालों पर केंद्र के पक्षपाती एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगातार लग रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बैलेंसिंग एक्ट नहीं है तो क्या? इसमें जजमेंट का है, इसमें तो केवल एक फैसला, इसमें न्याय तो नहीं।
आप क्यों नहीं टाइम बाउंड करते उनको? कहां समस्या है उसको? और वो ऐसा क्यों नहीं होता है? देखिए मंशा समझिए गणेश जी, अगर जहां केंद्र की सरकार वाली पार्टी की सरकार है वहां तो कभी राज्यपाल को आपत्ति नहीं होती, केवल अपोजिशन में ही क्यों होती है? ये सवाल आएगा ना। क्या ये नहीं पूछना चाहिए था कि ये आपत्ति वही क्यों है? सवाल तो ये है, जब जो देश का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके साथ आप क्या करना चाह रहे हैं? और सर्वोच्च न्यायालय की शासी पीठ थी, बहुत ही बोल्ड पीठ थी, जेबी पारदीवाला साहब की पीठ। उस पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए समय सीमाएं निर्धारित की थी कि राज्यपाल राज्यों द्वारा पारित विधेयकों पर अनिश्चित काल तक ना बैठा रहे, विदाउट मेंशनिंग एनी रीजंस व्हाटसोएवर। ठीक। उसके बावजूद कठपुतली राज्यपाल राज्य के कानूनों को रोकने के लिए लगातार ऐसा कर रहे हैं जो मोदी सरकार के इच्छा के मुताबिक है। सरकार के इशारे के बिना नहीं होता ये सब, दिल्ली से इशारा जाता है। नहीं सर, ठीक। मेरा एक और सवाल है, बात सहमति या असहमति की नहीं है। मेरा कहना यह है कि ठीक है, आपने कहा कि एक निर्णय हो रहे हैं, एक जजमेंट्स आ रहे हैं या फैसले आ रहे हैं और एक न्याय होता है। हो सकता है कि न्याय हम लोग शायद सुप्रीम कोर्ट से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का चरित्र एक ऐसा है जो कि जो संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं साफ साफ, उसको भी वो री इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। तो प्रथा और परिपाटी को वो क्या ही मानेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि मैं ये जो उसमें जो मैं उम्मीद की किरण देखता हूं, आज अगर मान लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट एक कानून बना दे कि आपको 90 दिन नहीं 120 दिन में आपको बिल साइन करके भेज देना है, कल वो एक लोकसभा से बिल लाएंगे कि नहीं अब तो सारे फैसले जो है वो राज्यों के कैबिनेट से होकर के पास होंगे, कैबिनेट का उस पर नोट चाहिए होगा, कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होगी, तब आप क्या करेंगे। दो फैसलों को उदाहरण गिनाता हूं मैं। दिल्ली सरकार ने बहुत मुकदमे लड़े, फाइनली सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीत गए कि नहीं नहीं, दिल्ली सरकार जो जनता की चुनी सरकार है, अल्टीमेट फाइल साइन करने का अधिकार उसको। वो क्या हुआ, नया कानून ले आया जाकर के लोकसभा से कि नहीं, सारी ताकत जो है एलजी के पास है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सिलेक्शन में सीजीआई को होना जरूरी होता है, एक एलओपी हो जाए और एक प्राइम मिनिस्टर हो जाए और एक सीजीआई हो जाए। क्या हुआ, नया बिल ले आया कि नहीं, सीजीआई नहीं चाहिए। कोई करेगा क्या? तो मुझे क्या दिखता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी इस सत्ता के चरित्र को समझ रहा है कि आप अगर ऐसे कोई रेडिकल फैसले दे देंगे या बहुत ज्यादा जो नागवार गुजरेगा, कल को एक नया कानून ला देंगे, क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? कानून तो बदल नहीं देगा, लोकसभा का पास किया कानून रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिल्वर लाइनिंग मुझे इसलिए दिखती है कि एटलीस्ट उन्होंने रीइटरेट किया है कि नहीं साहब, आपको बिल साइन करना है। उन्होंने ये भी कहा कि सारे फैसलों में सारे केसेस में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर किसी में जरूरत पड़े तो आप आइए भाई, हम आपको रिलीफ दे देंगे। क्योंकि अभी क्या है कि भाई ये तो ऐसे ही लोग हैं ना, आप क्या करिएगा, नया कानून ले आएंगे। गणेश जी थोड़ा सा इसको दूसरे एंगल से भी देखिए। मैंने भी एक छोटे मोटे न्यायिक पद पे काम किया 5 एक साल, तो उसको थोड़ा सा एक परसेप्शन का अंतर है। देखिए, न्याय का इकबाल उसके रक्षक ही कमजोर कर रहे हैं, और इसको मैं प्रूफ सहित बताऊंगा आपको। आपने 2 एग्जाम्पल दिए, उन दोनों में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान की रक्षा करना है या किसी सरकार की मंशा पूरी करना है या उसको खुश करना है? आपने स्पेसिफिक उदाहरण दी, मैं स्पेसिफिक जवाब देता हूं। आपने दिल्ली सरकार की पावर्स का जिक्र किया, बहुत क्रांतिकारी फैसला लिखा है, एक मर्सिडीज का नंबर मांगने वाले, वीआईपी नंबर वाले सीजीआई साहब ने, और उसमें एक लाइन नीचे लिख दी, सारा फैसला लिखते हुए उसमें एक लाइन लिख दी कि अगर केंद्र सरकार फिर भी चाहे तो कानून ले आए। ठीक। केंद्र सरकार कानून ले आई, पहले अध्यादेश ले आई, तत्काल कानून ले आई। उसके बाद आपने दूसरा जिक्र किया सीजीआई का, इलेक्शन कमिश्नर को उसमें कॉलेजियम के अंदर किया ना ऑर्डर। उसका लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, क्या उसमें भी वही है कि फिर भी अगर सरकार चाहे तो कानून ले आए। सरकार फिर अध्यादेश लाई, फिर कानून ले आई। कल का फैसला सर वो पढ़िए। फिर ना भी लिखते तो ले आती ना उसको, वो ना भी नहीं लिखते, वो उस लाइन का क्या, वो ना भी लिखते तो नहीं कानून तो ले ही नहीं, आते वो। मैं कह रहा हूं कि उस ओपन स्पेस किसने दिया? क्या उस लाइन के बिना वो फैसला पूरा नहीं था क्या? वो दोनों ही फैसले सर पूरे नहीं थे क्या? ठीक है, मान लिए कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नहीं भी लिखा होता तो क्या आपको लगता है कि कानून नहीं ले आते ये? मैं किसी दूसरी बात पे आ रहा हूं गणेश भाई। ये दोनों चीजें हुई आपके सामने जो एग्जांपल्स थे। अब कल का फैसला एक पढ़िए सीजीआई साहब का, वो जो ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट का मसला है। उन्होंने कहा कि जो हमने फैसला दे दिया उसको केंद्र सरकार पलट नहीं सकती, संसद नहीं पलट सकती। आपके तो तमाम फैसले पलट दिए ना। कल ही जस्टिस गवई का, आज सारे अखबारों में लीड खबर है वो, कि जो ट्रिब्यूनल्स की नियुक्ति थी, उनके जो सदस्य थे, उनके जो चेयरमैन थे, उनकी नियुक्ति 5 साल बनाम 4 साल, पावर्स ये वो सारा। तो कल सीजीआई साहब कहते हैं कि हमारे फैसले संसद नहीं पलट सकती। तो दिल्ली सरकार की पावर, सीएम की पावर या एलजी की पावर, उसका फैसला केंद्र ने पलटा कि नहीं पलटा? संसद ने पलटा ना। उसके बाद जो कॉलेजियम वाला जो फैसला था, इलेक्शन कमीशन वाला, पलटा कि नहीं पलटा? आज भी वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ज्ञानेश गुप्ता की अपॉइंटमेंट, राइट? और उनकी अपॉइंटमेंट से पहले कितनी बार वो मेंशन किया गया कि साहब कल मीटिंग है, आज मीटिंग है, आप फैसला कर लीजिए। क्या हुआ उस पर?
ना फैसला हुआ। नहीं नहीं यू टेक इट फ्रॉम मी। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो कार्य इस समय क्रियाकलाप चल रहे हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप क्या नाम है, उमर खालिद की जमानत की बात देख लिए, बहुत सारे पता आप नहीं गिनाने को दिन भर केसेस गिना सकता हूं जहां सुप्रीम कोर्ट देश की उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। मैं इस फैसले के लिए कह रहा हूं कि हमें क्या निराश होने की जरूरत है, या अभी कुछ टाइम बचा है, कुछ उम्मीद बाकी है अभी? नहीं, सिंपल सी ज्ञानेश भाई बात यह है, या तो इसमें एक चीज ये होती कि कोई भी टाइम फ्रेम करने की बजाय एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो कि केंद्र की सरकार है, उसकी पार्टी वाली सरकारों में कहीं कोई परेशानी अब तक नहीं हुई। आपने 2014 से 25 तक देख लिया। क्या कारण है कि अपोजिशन की सरकार में ऐसा होता है? तो फिर राज्यपाल शासन लगा दीजिए ना, उसको जो चाहे लागू करा लीजिए, बात ही खत्म होगी। फिर फेडरल स्ट्रक्चर कहां बचा ज्ञानेश भाई? फेडरल स्ट्रक्चर का लेकिन इशू है ना। सर, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि आप अनिश्चितकालीन तक आप उस बिल पर नहीं बैठे रह सकते, क्या ये एक बड़ा मैसेज नहीं है राज्यपालों के लिए जो गैर भाजपा शासित प्रदेशों में तैनात हैं और तैनात किए गए हैं? उनको ये बड़ा संदेश नहीं है क्या ये? क्या संदेश है? कोई संदेश नहीं है। जो उन्होंने करना है वो करेंगे पहले भी। आप फिर आ जाइएगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर 5 साल लगेंगे, तब तक 2 सरकारें बदल जाएंगी वहां पर। सवाल तो देखिए क्या है, ये चीजें मेरे और आपके लिए होती है जो कानून और संविधान को मानने वाले लोग होते हैं। राज्यपाल जो शपथ लेता है वो संविधान की शपथ लेता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज शपथ लेते हैं, कोई भी व्यक्ति जो शपथ लेता है वो संविधान की शपथ लेता है, किसी सरकार को खुश करने की शपथ नहीं लेता। ये सारी चीज आप मुझे ये बता दीजिए ना, सरकार रिव्यू में क्यों नहीं चलेगी? अगर कोई दिक्कत थी तो सरकार को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्यों लाना पड़ा? यानी कि राज्यपालों की भी मंशा क्लियर नहीं है और सरकार की भी मंशा क्लियर नहीं है। इसमें हाँ कोई फर्क बिल्कुल लग नहीं रहा है, है ये क्या? मैं मानता हूँ, बता बिल्कुल दीजिए। नहीं है। तो फिर राज्यपाल किसके इशारे पे कर रहे हैं? करेंगे वो। और क्यों नहीं करेंगे? रवि जैसे राज्यपाल वैसे ही लगा दिए जाते हैं क्या? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, क्या उनके अंदर सुखाव के थे भाई के जो उनको लाया गया? क्या कारनामे थे उनके बंगाल के अंदर? और क्या कारण थे कि वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद धीरे से रात को 9:30 बजे चलता कर दिया? पता भी नहीं लगा कैसे आए तो कैसे गए। सवाल वो है ही नहीं। सवाल संवैधानिक मर्यादाओं का है भाई। गणेश जी, कोई भी चीज जब आप संविधान की शपथ लेते हैं ना राज्यपाल के तौर पर, तो आप किसी पार्टी विशेष के प्रतिनिधि नहीं होते। आप उस भारत सरकार के संविधान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जितने भी स्वयं सेवक आपने बिठा रखे हैं राजभवनों के अंदर, वो तो संविधान को मानते ही नहीं भाई। सीधी बात है, शपथ जरूर लेते हैं संविधान की। संविधानों कितना मानते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको मुझे ज्यादा पता है। ये विषय उतना नहीं है, इसके आगे की चीज है। ये है संविधान के प्रति निष्ठा की। जो आदमी संविधान को मानने की कोई तैयार नहीं, उसको तो केंद्र में एक आदमी को खुश रखना है। क्या पता कब उपराष्ट्रपति का दाव लग जाए, क्या पता राष्ट्रपति का दाव लग जाए। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो कहा था ना अपने क्या नाम जेटली साहब ने, कि रिटायरमेंट से पहले के फैसले रिटायरमेंट के बाद की नियुक्ति का रास्ता तैयार करते हैं। तो ये जो राज्यपालों के पद पर बैठे हुए लोग भी हैं, इनका भी दिल मांगे मोर है, ये बात मान के चलिएगा। और संविधान के तहत अगर हो तो फिर तो ये कोर्ट केस में नहीं आना चाहिए था। उनको राज्यपालों को पता नहीं है कि कितना दिन पर्याप्त समय होता है, उसको लंबे समय तक रखने की मंशा क्या है? सवाल यह है कि फेडरल स्ट्रक्चर के तहत काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जवाब है अपोजिशन रूल स्टेट्स में नहीं हो रहा है। जो रूलिंग पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वहां सब कुछ सब चंगासी कह सकते हैं आप। लेकिन ये क्या चलने वाली बात है? बेसिकली क्या है, राज्यपाल विधायिका की इच्छा से बंधे हुए नहीं है, तो क्या शासन के विधायिका के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता क्या? भाजपा शासित विपक्षी राज्यों को अपने राज्यों में राज्यपाल द्वारा असहयोग की समस्या का सामना कभी करना पड़ता है क्या? वहां क्यों होता है? और सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों में अधिक स्पष्ट और सरलता नहीं रखनी चाहिए ताकि जनहित और प्रशासन पर सीधा प्रभाव ना पड़े। डे टू डे गवर्नेंस का मुद्दा बना ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। तो तमिलनाडु का जो 2.5 साल से आप वो बिल लेके बैठे थे, वो डे टू डे गवर्नेंस नहीं था। अब आपको डे टू डे गवर्नेंस याद आ रहा है। और जो एक बोल्ड फैसला जस्टिस पारदीवाला साहब ने बदले हुए परिप्रेक्ष्य में दिया था, बदला हुआ परिप्रेक्ष्य क्या है? एक वो लोग थे जब देश आजाद हुआ था जो संविधान में निष्ठा रखते थे और हर चीज को संविधान की कसौटी पर खड़ा करते थे। और आज हर चीज में विचारधारा, हर चीज में किसी को खुश करने की मंशा और उस सारे में अपनी प्रमोशन पाने की लालसा। तो ये संविधान की सेवा नहीं, माफ कीजिएगा, ये किसी और चीज की सेवा हो सकती है, संविधान की सेवा नहीं हो सकती। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये जो कुछ भी आज हो रहा है, देरी करना, जो देरी है बेसिकली बियॉन्ड ए पॉइंट। 90 days आई डोंट थिंक इज अ लेसन टाइम फॉर ए स्टेट लॉ। सेंटर के लिए हो सकता है, बड़ी चीजें हो सकती। सर देखिए क्या है ना, साइन करने के लिए तो 1 हफ्ता भी बहुत है, वरना तो कोई जैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का फैक्स मशीन खराब हो जाती है या उनके यहाँ खाना बनाने वाला नौकर भी नहीं रहता, तो
बहाने तो 90 दिन में बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। मेरा अभी भी वही कहना है कि मान लिए कि थोड़ी देर के लिए कि राज्यपाल का उन्होंने कर दिया 90 दिन, वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, सारे बिल उठा करके राष्ट्रपति को रेफर कर देगा कि जाइए। अब आप राष्ट्रपति का टाइमलाइन तो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई राष्ट्रपति संविधान का सबसे बड़ा मालिक है। तो वो 2-2.5 साल उसमें ही राष्ट्रपति के हाथ जाएगा, फिर राष्ट्रपति बोलेगा हम तो कैबिनेट से रेफर करेंगे, कैबिनेट का रेफरेंस चाहिए इस पे हमें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या एक छोटी उम्मीद नहीं है कि ठीक है जैसे तैसे अभी ये समय निकाला जाए कि ठीक है जैसे भी कर रहे हैं इसको करने दो, 90 दिन नहीं 100 दिन में कर देगा, नहीं होगा तो भाई सुप्रीम कोर्ट आओगे, हम रिलीफ दे देंगे, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि तब तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा ना, बोलेगा ठीक आपने साहब कहा था, हमने 90 दिन भेजा, राष्ट्रपति के यहाँ भेजा हुआ, अब आप जाइए 2 साल इंतजार करिए राष्ट्रपति के यहाँ। देखिए गणेश भाई, जब आप सत्ता में सरकार बना के आए हैं 2014 में, तो इस देश में सुशासन के नाम पर विश्व गुरु उड़ाने की बात थी। और सुशासन ये है कि 2.25 साल तक राज्यपाल उसको लेके बैठा रहेगा, उसके बाद उसको सरकार को वापस कर देगा, विधानसभा तत्काल उसको वापस पारित करके भेज देगी, और फिर वो जो राज्यपाल महोदय है उसको राष्ट्रपति के पास भेज देगा, आप घूमते रहिए। इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा था, और तब वो पाथ ब्रेकिंग फैसला जस्टिस पारदीवाला ने किया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर ही लागू होते हैं। एक होता है एक आपके अनजाने में कोई चीज होगी, और एक आपने इसको रूल बना लिया कि मुझे तो इनको शासन करने नहीं देना। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। जब आप राजभवन की कुर्सी पे बैठे होते हैं तो ओवरलुक नहीं होता वहां पर, आप जानबूझ कर करते हैं जो भी, आप जल्दी एसेंट देते हैं तो भी, और नहीं देते हैं तो भी। तो ये आपकी मंशा, जब आप, जो राज्यपाल केरल के अंदर था तब उसका कोई रोल था वहां लेफ्ट की सरकार के प्रति, और अब वो बिहार में आ गया तो बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा क्या हो गया? ये समझनी पड़ेगी मंशा। राज्यपाल, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वो ये कि जो ये संवैधानिक पद है ना गणेश भाई, ये व्यक्ति विशेष या विचारधारा विशेष के प्रति समर्पित नहीं हो सकते, ये संविधान के तहत चलते हैं। यहां समस्या दूसरी है कि जो एनजीओ जिसने कभी संविधान को माना नहीं, 1925 से लेकर के आज 2025 आ गया, 16 साल है, जिसकी लाल किले पे चर्चा होती है, जिसका कोई पेन नंबर नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके स्वयं सेवक तो राजभवनों के अंदर बैठे हैं। ठीक, दिल्ली के अंदर उसी के स्वयं सेवक सत्तारूढ़ है। तो वो स्वयं सेवक उस एनजीओ की सेवा कर रहे हैं या इस देश के संविधान की सेवा कर रहे हैं? मेरा मूल सवाल आपसे ये है। ऐसा नहीं है कि पहले राज्यपाल बायस नहीं थे, कभी ऐसा भी नहीं था, पहले भी नालायक लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं, और पहले भी बहुत अच्छे लोग भी आए, ऐसी बात भी नहीं। लेकिन बेसिकली जो अब हो रहा है वो एक मंशा के साथ हो रहा है। 5 साल का किसी स्टेट गवर्नमेंट का टर्म है, उसमें 2.5 साल तक आप उसके बिल लेके बैठे रहो, वो क्या करेगी सरकार, बता दो मुझे आप। तो आपका सुशासन यही है कि किसी को राज नहीं करने देंगे, या तो हम करेंगे या आप करके दिखाओ। ये तो वही बात हुई ना, जब हम छोटे थे क्रिकेट खेला करते, या तो आप मुझे अपनी टीम में लो वरना मैं बैठ ले जाऊंगा अपना, किले उखाड़ लूंगा। तो ये तो सरकारों की किलियां उखाड़ रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं बिहार जीतने के बाद? प्रधानमंत्री की भाषा, गर्दा उड़ा दिया। बताइए, गर्दा उड़ा दिया। तो समझना पड़ेगा कि देश जा किस तरफ रहा है। संविधान के तहत देश चलता है गणेश भाई, किसी की विम्स और फैंसीज के साथ नहीं चल सकता है। जो एनजीओ खुद रिकग्नाइज नहीं है भारत के संविधान के तहत, उसके सारे के सारे स्वयंसेवक सारे राजभवनों के अंदर बैठे हैं, और आप उनसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो संविधान को मानेंगे। क्यों मानेंगे? वो उनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वही नहीं मानती। अगर वो मानती होती तो उसको रजिस्टर कराने में क्या समस्या है? आप एक दिन एक काम कीजिएगा, किस दिन बैंक में जाइए और 51,000 रुपए नगद जमा करा के आइए। वो जाते ही सबसे पहले आपका पैन नंबर मांगेंगे। वो एनजीओ अमेरिका के अंदर लॉबिंग करने के लिए कितने डॉलर दे आती है? इंडियन करेंसी में उसका जो वो है कीमत, वो 3 करोड़ से ऊपर। उसके पास कहां से आए वो पैसे? उसका तो बैंक खाता नहीं हो सकता क्योंकि पैन नंबर नहीं। इतने पैसे उसने कहां से दिए? कोई होगी जांच क्या? इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं क्या, या हाई कोर्ट जाऊं? कहां जाऊं? ये देश संविधान से चलता आया है, इसको विम्स और फैंसी से मत चलाइए। और जुडिशरी का, मैं माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड, संवैधानिक पीठ का फैसला है, जुडिशरी हैज टू इंट्रोस्पेक्ट फ्रॉम विद इन व्हाट दे आर डूइंग एंड फॉर हुम दे आर डूइंग। जो जुडिशरी का इकबाल आज से 11 साल पहले था, आज आपको लगता है क्या? वो क्या क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर? किसी के घर में नोट जल रहे हैं, कोई विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जा रहा है, वहां कह रहा है बहुसंख्यवादियों के हिसाब से देश चलेगा, संविधान की कोई जरूरत नहीं है। एक तीसरा भाई बंगाल सरकार के खिलाफ 20 फैसले देता है, हर चीज में सीबीआई करता है, नौकरी छोड़ता है, अगले दिन टिकट लेकर के लोकसभा में पहुंच जाता है। सीजीआई कुर्सी छोड़ता है, अगले दिन पहले तो अपने केस का फैसला करता है, अपनी बेंच में बैठता है महिला के मामले में, और उसके बाद राज्यसभा में जाके बैठ जाता है, राज्यसभा की शोभा बढ़ा रहा है।
तो ये जुडिशरी जो है, जो कुछ ये कर रही है ना, इससे जो ओवरऑल देश में इसकी साख के प्रति एक गंभीर विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। और इसके लिए कोई और नहीं, वो खुद जिम्मेदार है, मेरा ऐसा मानना है। और जो जस्टिस पारदीवाला ने जो फैसला दिया था, वो यथार्थ के धरातल पर था। आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका ने, जैसा आपने ओपनिंग में कहा, कि न्यायपालिका ने एक सिल्वर लाइनिंग रखी है कि दोनों के बीच में टकराव ना हो, विधायिका के बीच में लेकिन वो टकराव कर कौन रहा है? अपोजिशन के लिए विधायिका ही कर, जो राज्यपाल वही कर रहा है ना। तो उसके लिए पारदीवाला का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही मजबूत था, और वो फ्यूचरिस्टिक था। आज जो ये उठाया है कि खुला फिर छोड़ दिया, 2 साल तक तो आप उसको रखे बैठे रहिएगा, फिर मैं कोर्ट में जाऊंगा, 3 साल मुझे वहां लग जाएंगे, मेरी तो टर्म खत्म होगी, जाइए आप। ये फैसला, ये सुशासन है। अगर आपको ये सुशासन देना है तो मुबारक है फिर लंकापति को और बाकी उनके सिस्टम को। वरना संविधान ये कहता है कि जिसको जनप्रिय सरकार जहां पर वो है, शासन का अधिकार उसका है, और राज्यपाल केवल केंद्र का एक प्रतिनिधि है जो संविधान के तहत काम करता है। मैंने जितनी पॉलिटिकल साइंस और जितने संविधान की छोटी मोटी नॉलेज मुझे है, उसके हिसाब से पोजीशन ये है। बाकी जो ये आपके जो स्वयं सेवक हैं, उनकी क्या है, वो रवि ने दिखा दिया, और कई ऐसे और दिखा रहे। धनखड़ साहब दिखा के आए थे वेस्ट बंगाल के अंदर। केवल एक कार्यक्रम रहता है कि दिल्ली का ध्यानाकर्षण कैसे करें, और राज्यपाल तो बन गई, इससे प्रमोशन अगली क्या लें। अगर यही संविधान का संचालन है तो माफ कीजिएगा, फिर वही होगा जो इस देश में हो रहा है। जी, तो सर आज के लिए इतना ही, और दर्शकों का धन्यवाद। उम्मीद है कि हम कुछ बातें समझा पाए होंगे दर्शकों को। हेमंत सर अभी भी संविधान में वर्णित उस आदर्श स्थिति की उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे अगर आप ज्यादा ऐठेंगे तो, ज्यादा चूड़ी टाइट करेंगे तो चूड़ी मिस हो जाती है। तो इसलिए मेरे उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता छोड़ा है कि आप कम से कम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर वो टाइम लाइन कर देते तो उसका कुछ नया रास्ता निकाल करके वो लोग फंसा देते, फिर आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। तो एनीवेज हम भी सब चाहेंगे कि वो आदर्श स्थिति रहे, सब देश संविधान के हिसाब से चले, लेकिन विडंबना यही है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं शायद संविधान को उस ढंग से, उस इज्जत से नहीं देखते हैं। तो हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।